हेलो बच्चों, अविद्युत क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे। आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 4 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 2024 में आने वाले उन संभावित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक वर्ग दिया गया है और इन वर्ग के कोनों पर कुछ आवेश रखे हैं। इसके शीर्ष ए पर कैपिटल क्यू आवेश, शीर्ष बी पर स्मॉल क्यू आवेश, शीर्ष सी पर कैपिटल क्यू आवेश और शीर्ष डी पर स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। इस प्रकार से ये फिगर हमें दिया हुआ है और इस वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई है a। क्वेश्चन ये है कि शीर्ष D पर रखे, शीर्ष D पर रखे आवेश कैपिटल Q पर परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें वर्ग में कहां पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो यहां हमें क्वेश्चन में शीर्ष डी पर रखे, यहां पर क्वेश्चन में शीर्ष सी पर रखे आवेश के ऊपर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो आप देखो ध्यान से, इस शीर्ष सी पर कैपिटल क्यू आवेश जो रखा है, इस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि शीर्ष सी पर रखे आवेश कैपिटल क्यू पर ऐसे कितने आवेश हैं जो बल लगा सकते हैं। तो आंसर है 3 आवेश। इस कैपिटल क्यू पर बी पर रखा आवेश बल लगा सकता है, ए पर रखा आवेश बल लगा सकता है और डी पर रखा आवेश बल लगा सकता है। तो आओ हम देखते हैं इनकी दिशाएं क्या होंगी। तो मान लो बिंदु बी पर रखा आवेश स्मॉल क्यू इस बिंदु सी पर रखे कैपिटल क्यू पर कौन सा बल लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक है। तो दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं प्रतिकर्षण के कारण इनकी दिशा ऐसे होगी। अब इस बल को हम क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं एफ बी सी, मतलब बी द्वारा सी पर लगाया गया बल। फिर हम क्या बोल सकते हैं, डी द्वारा इस सी पर क्या बल लगेगा, चूंकि डी पर रखा आवेश और सी पर रखा आवेश दोनों क्या है, धनात्मक आवेश हैं। और आपको पता है धनात्मक आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब अपने से दूर धकेलेगा। मींस ये डी पर रखा आवेश स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को अपने से दूर यहां पर ढकेलेगा। इस बल को हम बोल सकते हैं एफ डी सी। अब इस पर कौन बल लगाएगा, तो ध्यान से देखो, इस पर ये कैपिटल क्यू ये भी बल लगाएगा। ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इसकी दिशा क्या होगी, मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी इस तरह से। और इस बल को हम क्या बोलेंगे, एफ ए सी। अब आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एफ डी सी एफ बी सी एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, और एफ ए सी इनके कहीं बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर एफ डी सी एफ बी सी और एफ ए सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए यहां पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करने वाले हैं, एफ डी सी। एफ डी सी क्या होगा, बोलो, कूलाम बल का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए, कूलाम बल का फॉर्मूला यही तो होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखो डी सी, डी और सी पर, तो आपने नोटिस किया यहां पर डी पर कौन सा आवेश है, स्मॉल क्यू।
सी पर कौन सा आवेश है? कैपिटल क्यू। तो यहां पर बल क्या लगेगा? 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, इनके बीच की दूरी क्या है? ए, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं एफ बी सी का मान क्या होगा? एफ बी सी ये हो जाएगा 1/4πε0। बी पर रखा आवेश क्या है? स्मॉल क्यू। सी पर रखा आवेश क्या है? कैपिटल क्यू। Q1 Q2 यही होगा अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। यहां पर चूंकि ये वर्गाकार आकृति है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा? a, यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप बताओ, अगर मैं बात करूं एफ ए सी, अच्छा a और c के बीच की दूरी क्या होगी? बोलो AC क्या है? विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2, भुजा का √2। कैसे निकाला? बहुत सिंपल भाई, ये a है तो ये भी क्या होगा? a होगा, है कि नहीं? और आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ADC क्या है? ADC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये AC क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? बोलो। कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आई? यानी हम यहां से लिख सकते हैं AC बराबर √ बोलो लंब स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहां से अगर आप a स्क्वायर को बाहर लिखोगे तो a√2, यही हो जाएगा AC की वैल्यू। तो यहां से अगर हम FAC निकालना चाहें तो क्या आंसर आएगा? 1/4πε0। इस बार Q1 क्या है? कैपिटल Q है। Q2 भी क्या है? कैपिटल Q। तो यहां Q स्क्वायर हो जाएगा बट्टे बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी इस बार क्या है? a√2, और a√2 का अगर वर्ग करोगे तो क्या होगा? a का वर्ग a स्क्वायर, √2 का अगर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। यानी अगर इसको हम और सॉल्व करें तो यहां से FAC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? FAC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बोलो। बहुत आसान है यहां तक। हमने सबसे पहले क्या किया? FDC निकाला, फिर हमने क्या किया? FBC निकाला, फिर हमने क्या किया? FAC निकाला। ये सभी बल के मान कहां से निकाले जा रहे हैं? कूलाम के फॉर्मूले से, कूलाम बल के नियम से। क्या था? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आओ आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है? क्या दोनों ही एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं? बोलो। क्या FDC और FBC को हम यहां से बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि FDC बराबर है FBC के, और इसको हम कुछ ना कुछ मान लें। चलो मान लेते हैं इसको F1 मान लिया। क्या मान लिया? F1। अब आप बताओ, यहां फिगर को देखो, यहां FDC और FBC का एंगल क्या है? FDC और FBC का एंगल है 90 डिग्री। तो पहले हम इनका परिणामी निकाल लेंगे। तो आप यहां लिखेंगे FDC व FBC का परिणामी, और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया F डैश। क्या होगा? √ बोलो, ये हो जाएगा FDC का स्क्वायर प्लस FBC का स्क्वायर प्लस 2FDC इंटू FBC इंटू cos 90 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। cos 90 की वैल्यू क्या होती? बोलो। cos 90 0 होता है, यानी ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचा फिर? यहां पर आया F डैश इक्वल टू √ अब आप बताओ FDC की जगह हम क्या ले सकते हैं? FDC की जगह F1 ले सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस FBC की जगह भी क्या लिख सकते हैं? F1 स्क्वायर, और इन सब की जगह क्या हो जाएगा? 0।
कुल मिला के आप यहां बोल सकते हो कि एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, और चाहो तो ये F1 स्क्वायर बाहर लिख सकते हो, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 रूट 2। अब F1 आपने किसको माना था, F1 आपने चाहे FBC को चाहे FDC को, कहने का मतलब F1 की जगह चाहे हम FBC की वैल्यू रख दे चाहे FDC की, तो यहां से हमने वैल्यू रख दी F1 की। क्या है F1 की वैल्यू, यहां से देखो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा रूट 2। यहां तक ठीक है। अब आप लोग बताओ एफ डैश कहां होगा, इस एफ डैश की दिशा कहां होगी। आपको पता है ना, दो सदिशों के बीच का परिणामी कहां आएगा, उनके कहीं बीच में आएगा। दो सदिशों का परिणामी कहीं उनके बीच में ही आएगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली इक्वल है ना। एफ डी सी एफ बी सी एग्जैक्टली इक्वल है, तो अगर ये एग्जैक्टली इक्वल है तो इनका जो परिणामी आएगा इनके बिल्कुल मध्य में आएगा। कहने का मतलब एफ डी सी और एफ बी सी का परिणामी यहां कहीं आएगा, इसको हमने क्या बोल दिया है, एफ डैश। अब आप ध्यान से समझो, एफ डैश और एफ ए सी क्या एक ही दिशा में है, बोलो क्या एफ डैश और एफ ए सी एक ही दिशा में है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी क्या होगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो इनका परिणामी क्या होता है, दोनों सदिशों का योग होता है। दो सदिश जब सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करते हैं, और अगर परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें कि एफ डैश व एफ ए सी का परिणामी, हम इनके परिणामी की बात करने चल रहे हैं। एफ डैश व एफ ए सी का परिणामी मान लिया एफ आर। अब ये टोटल रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए इनको ऐड कर देंगे, यहां से आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ ए सी। अब आप इन दोनों की वैल्यू यहां रख दो। एफ डैश हमारे पास क्या मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस एफ ए सी, यहां इक्वेशन थर्ड से देखो, एफ ए सी का मान इक्वेशन थर्ड से वहां रख दो, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इसमें जो भी कॉमन हो कॉमन ले लिया जाए, तो यहां से आ जाएगा एफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कैपिटल क्यू दोनों में है तो ये बाहर आ जाएगा, स्मॉल ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर यहां क्या बचा, देखो ऊपर यहां स्मॉल क्यू साथ में रूट 2 आया है, प्लस यहां से देखोगे तो एक कैपिटल क्यू अपॉन में 2 आया है। यह इतना आया है, तो आंसर आप इतने पर छोड़ सकते हो। चाहो तो और भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको एलसीएम लेकर और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां एलसीएम में 2 आएगा और यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2√2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, तो विकर्ण AC की अनुदिश बाहर की ओर होगी। बात समझ में आ गई, नोट करें इसको, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करें, ठीक है। जल्दी नोट करें इसको। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती है।
समविभव सतह के लंबवत होती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बताइए। तो समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है। या आप ये बोल सकते हो कि समविभव पृष्ठ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतह के लंबवत होती हैं, अर्थात इसमें एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो चलो ठीक है, पहले तो हम यहां लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के लिए बताओ क्या होगा। तो समविभव पृष्ठ के लिए dv बराबर 0 होगा। dv मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम एक रिलेशन जानते हैं, हम जानते हैं एक संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर का रिलेशन। क्या आप लोगों को याद है, बोलो। dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये डेरिवेशन हम चैप्टर 2 में करा चुके हैं। क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब dv की जगह क्या लिखोगे, बोलो। dv की जगह लिखना है 0, माइनस ई डॉट डी आर की जगह होगा ई डी आर कॉस थीटा। बोलो, यही तो होता है कि नहीं। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो उसी हिसाब से यहां ई डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा। अगर इन सबको यहां ले आया जाए तो यहां 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ई डी आर माइनस में इक्वल टू इधर आ जाएगा कॉस थीटा। या यहां से आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर 0, या यहां से आप बोल सकते हो, बोलो कॉस थीटा का कौन सा मान 0 होता है। तो आंसर है कॉस 90 का मान 0 होता है। तो 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री। यानी यहां से थीटा क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। अब ये जो थीटा था वो किसके किसके बीच का था, ई और डी आर वेक्टर के। कुल मिला के हम यहां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, या हम क्या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं विद्युत बल रेखाएं। समझ गए, समविभव पृष्ठ हमने चुना था क्योंकि dv बराबर हमने क्या चुना था, 0 चुना था। या हम यहां से कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं बल रेखाएं, ना बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, चलिए। तो आज का अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिए। बोर्ड का एग्जाम बहुत ही निकट है। और हाँ, पार्ट 1 का मींस चैप्टर 1 का ये आज लास्ट लेक्चर है। अगले वीडियो से हम बात करेंगे चैप्टर 2 यानी कि विद्युत धारिता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो समान आवेशों Q तथा Q को मतलब दोनों आवेश की वैल्यू क्या है, सेम है। जोड़ने वाली
रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश, मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है, कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए, कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, संतुलन में। देखो एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। ठीक है, ऊपर थोड़ा चमक रहा है बट मैंने बोला है तो आप सुनकर लिख सकते हैं। तो हाँ, इसमें क्या दिया है, आपके पास दो आवेश हैं, एक ये आवेश मान लिया हमने स्मॉल q, इससे मान लो कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है स्मॉल q। अब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। अच्छा, तो इसके बिल्कुल ठीक बीच में, ठीक मध्य में एक तीसरा आवेश हमने रखा कैपिटल Q। इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को B बोला और इसको हमने C बोल दिया। अच्छा, इनके बीच की दूरी हमें दिया नहीं है तो हम अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां देखो, हम A से B के बीच की दूरी को क्या मानेंगे, टोटल डिस्टेंस को क्या मान ले, 2a मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 2a। देखो ये आर्बिट्ररी है, मीन्स स्वेच्छा से चुन सकते हो, बट हम यहां 2r या 2a क्यों मान रहे हैं, ताकि सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, a हो जाए। बात समझ में आई। अगर आप यहां से a से b के बीच की दूरी a मानते तो मध्य बिंदु से दूरी a/2 होती, थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो सकता था, इसलिए हमने 2a मान लिया। 2a मानने से हमारा फायदा क्या होगा, यहां से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी a और यहां से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी a। अब यहां पर एक बात बताओ आप लोग, निकाय कैसे है, निकाय तो संतुलन में है ना। अगर निकाय संतुलन में है, बोलो, अगर निकाय संतुलन में है तो अगर हम किसी भी आवेश पर बल देखें तो क्या आना चाहिए, बोलो, परिणामी बल क्या आना चाहिए, 0। कोई भी निकाय संतुलन में तब होगा जब वो अस्थायी अवस्था में होगा। अस्थायी अवस्था होने का मतलब उस पर परिणामी बल क्या हो, 0 हो। तो आओ हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके कैपिटल Q का मान ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं। तो यहां पर बिंदु A पर जो आवेश रखा है वो बिंदु B पर कितना बल लगाएगा और किस दिशा में लगाएगा। तो पहली बात तो ये दोनों धनात्मक आवेश है, मतलब Q इस स्मॉल q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मीन्स ऐसे बाहर की ओर धक्का लगाएगा। इस बल को हमने FBA बोल दिया। ऐसे ही ये C वाला भी इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल ही लगाएगा क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। प्रतिकर्षण का मतलब ये कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा, अपने से दूर धकेलेगा, यानी डायरेक्शन ये रही। इस बल का हम क्या नाम रखेंगे, FBC। दोनों। अच्छा आप बताओ, इस स्मॉल q पर क्या इन दोनों बल के अलावा और कोई तीसरा बल भी लगेगा, तो आंसर है नहीं लगेगा, क्योंकि और कोई आवेश ही नहीं जो बल लगा सके। तो इस स्मॉल q पर टोटल बल लग रहा है FBA प्लस FBC, क्योंकि दोनों समान दिशा में है, यानी इनका परिणामी यही आएगा जोड़ने पर, और उसको क्या रखना है, 0 के इक्वल। तो आप यहां लिखोगे आवेश Q संतुलन में है, अर्थात Q पर परिणामी बल, बोलो क्या है, 0 होना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट होगा, 0 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहां अगर हम परिणामी बल FR निकालें तो चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएंगे, FBA
प्लस एफ बी सी। चलो ठीक है, यहां से एफ आर बराबर क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, एफ बी ए मतलब बी और ए के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आओ देखते हैं, यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पर आवेश कौन है, स्मॉल क्यू, ए पर भी कौन है, स्मॉल क्यू। Q1 इंटू Q2 का जब गुणा करेंगे तो यहां से क्यू स्क्वायर आएगा अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। ए से बी की बीच की दूरी 2a है, तो 2a का स्क्वायर यहां करेंगे। अगर इसको और आगे सॉल्व करो, बाद में अगले स्टेप में करेंगे। एफ बी सी, बी से सी के बीच का बल, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर आवेश कैपिटल क्यू, इस पर स्मॉल क्यू, अपॉन बीच की दूरी ए का स्क्वायर। अगले स्टेप में देखते हैं क्या आएगा। एफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। अब यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संतुलन में है, संतुलन मतलब परिणामी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर हम परिणामी को जीरो लिखें, एफ आर को जीरो लिखें, तो ये जीरो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। यही तो होगा। हमें क्या करना है, हमें इस कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी थी। एक काम करते हैं, इस पूरे को हम जीरो के साइड ले आते हैं। जब इस पूरे को जीरो के साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर इक्वल, इधर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। जो भी चीजें कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दो, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या बचा, केवल क्यू बचा। यहां आप देखो तो कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, कैपिटल क्यू माइनस का साइन। तो माइनस क्यू बराबर क्या आया है, Q/4। यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, -Q/4। दिस इज योर आंसर। मतलब जो तीसरा आवेश हमने रखा है ना इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -Q/4 होनी चाहिए, तभी पूरा निकाय किसमें होगा, संतुलन में होगा। नोट करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर उसको भी याद कर सकते हैं, साथ में मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। अगर मान लो 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करें, नोट करें। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +9e एवं +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश स्मॉल क्यू कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं।
अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियोस में करवाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, और ट्राई जब हो जाए, जब आंसर आ जाए तो वीडियो को प्ले कर लेना, फिर मेरा आंसर मैच कर लेना। ठीक, आप यहां पर अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपने क्या सीखा मेरे पुराने वीडियोस से। समझ गए? रिवीजन बहुत ही जरूरी है, बहुत कम समय है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। 22 फरवरी से एग्जाम होना है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक, जल्दी से नोट करो, इसको पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? चलिए मैं ट्राई करता हूं। यहां क्या दिया है? दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक आवेश है +9e और यहां से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश है +e। अब हमें इनके बीच एक आवेश रखना है, कहां रखना है हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि हमने स्मॉल q को कहां रखा, हमने मान लो स्मॉल q को यहां रखा। चलो यहां मान लेते हैं स्मॉल q को हमने यहां इस पॉइंट पर रखा। इस पॉइंट को, चलो इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो, इस पॉइंट को c बोल दो। और मान लो कि देखो डिस्टेंस आप चाहे जिधर से मान लो, चाहे +9e से x मान लो इसको, चाहे e से x मान लो, उस हिसाब से आंसर आएगा। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देना है कि किधर से डिस्टेंस हमने मेजर किया। जनरली हम आवेश को कहां मानते हैं? छोटे आवेश की तरफ। देखो ये आवेश छोटे आवेश की अगर पास नहीं होगा तो ये आवेश उतना बल जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर ये आवेश इसके पास होगा तो ये ज्यादा बल जनरेट करेगा, और चूंकि इससे दूरी भी ज्यादा हो जाएगी, इसका परिमाण भी कम है, तो ये उतना बल जनरेट ही नहीं कर पाएगा ताकि ये संतुलन में आ जाए। तो प्रैक्टिकली यही होगा कि आवेश किसके निकट होगा? +e वाले के। तो फिर भी हम दूरी को चाहे इधर से मान ले चाहे इधर से मान लो, उससे कोई समस्या नहीं है। चलो फिलहाल हम मान लेते हैं कि स्मॉल e से इसकी दूरी क्या है? x है। तो आप लोगों को पता है यहां से यहां की दूरी क्या होगी? 16 - x। बोलो, होगी ना भाई? अगर पूरी दूरी 16 है, यहां से यहां ये x है, तो बची हुई दूरी क्या होगी? 16 - x। एक बात बताओ, ये 9e इस स्मॉल q पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं। प्रतिकर्षण का मतलब ये इसे अपने से दूर धकेलेगा, इसको हमने ऐसे लिखा और ये हुआ Fa। ऐसे ही ये स्मॉल e इस स्मॉल q पर कहां बल लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा, नहीं अपने से दूर लगाएगा। ये रहा Fb की दिशा। क्या ये दोनों एक ही दिशा में है? नहीं, ये दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का परिणामी क्या होता है? जीरो, सॉरी घटाने पर आता है। यहां जीरो इसलिए होगा क्योंकि निकाय कैसा है? संतुलन में। ये आवेश कैसा है? संतुलन में। तो आप यहां लिखोगे, आप यहां पहले तो Fa की वैल्यू निकाल लो। Fa किसके किसके बीच लग रहा है? A और C के बीच। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A पर रखा है 9e, C पर रखा है स्मॉल q, अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग यानी 16 - x का स्क्वायर। इस तरह से हम FB निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B और C के बीच बल, B पर रखा है स्मॉल e, C पर स्मॉल q, अपॉन बीच की दूरी x स्क्वायर। अब परिणामी बल आप निकाल लो, तो स्मॉल q पर परिणामी बल F बराबर क्या होगा? ये हम क्या करेंगे? Fa - Fb कर देंगे। क्योंकि निकाय संतुलन में है, संतुलन में है यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 0, और यहां से आ जाएगा Fa - Fb, और अगर इसको यहां ले आओगे तो Fb बराबर किसके हो जाएगा? Fa। अच्छा, ये 0 क्यों आया? क्योंकि यहां संतुलन की हम बात कर रहे हैं। अगर स्मॉल q संतुलन में है तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होना चाहिए। यहां से हमारे पास क्या मिला? Fb बराबर Fa, यानी इसके बराबर ये है। वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EQ अपॉन x स्क्वायर बराबर, देखो Fb की जगह ये मान रखा, बराबर है Fa के, ये मान रखेंगे। यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9EQ अपॉन
16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गए, EQ से EQ कैंसिल, और यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर क्या आएगा देखते हैं। वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा 1 का 1 एक्स स्क्वायर का x बराबर 9 का 3 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर का 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से हो जाएगा 16 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई, यही आएगा, इधर आएगा 3x, इस x को वहां भेज दो, 16 इक्वल टू 3x, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, यानी यहां से क्या आ जाएगा 3x प्लस एक्स यानी 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर कहां से आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है प्लस ई से, और अगर हम यहां से देखें तो 16 माइनस 4 यानी 12 आएगा। समझ गए, तो आंसर दोनों दे सकता है, डिपेंड करता है उसने डिस्टेंस कहां से मेजर की। तो हम यहां से बोल सकते हैं प्लस ई से 4 सेंटीमीटर दूर स्मॉल क्यू को रखना होगा, यही आपका आंसर है। तो अपने आंसर्स को मैच कराओ, आया, ठीक है, नोट कर लो। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम तथा -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम के दो बिंदु आवेश के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10 टू पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में, द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में, अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल करने से पहले हमें न्यूमेरिकल में दी गई भौतिक राशियों को पहचान कर नोट कर लेना चाहिए। आप भौतिक विज्ञान के किसी भी न्यूमेरिकल को उड़ा दोगे, कब, जब आपको क्या पता चल जाए कि उस भौतिक मतलब उस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी भौतिक राशियां दी हैं और किसके बारे में पूछा गया है। तो देखो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम तथा -1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम के दो बिंदु आवेश, ये आवेश की वैल्यूज हैं, समझ गए। एक आवेश Q है तो एक माइनस Q है, यानी यहां से अगर आप Q की वैल्यू देखोगे, आवेश की वैल्यू देखोगे, ये आएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी, अच्छा एक बात बताओ, जब हम कोई वैद्युत द्विध्रुव चुनते थे तो द्विध्रुव के बीच की दूरी को क्या मानते थे, याद आया, द्विध्रुव के बीच की दूरी को क्या मानते थे, याद आया कि नहीं, 2l मानते थे। यानी यहां बीच की दूरी 2l दिया है, कितना, 2 सेंटीमीटर।
इसको मीटर में बदलने के लिए 2 × 10⁻² मीटर लिखना पड़ेगा। अब अगर आप यहां से P बराबर निकालो तो फॉर्मूला पढ़ा है Q × 2L, यानी P बराबर यहां से हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻²। सॉल्व करोगे 2 × 1 = 2, 10⁻⁻6 -2 ऐड होके -8 हो जाएगा कूलम × मीटर। ये आ गया। और क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र दिया है। कितना दिया है? 1 × 10⁵ वोल्ट पर। ठीक है, क्या निकालना है? निकालना यह है कि द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, अच्छा U थीटा निकालना है। U थीटा बराबर फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब यहां प्रश्न उठता है अस्थाई संतुलन की स्थिति। अस्थाई संतुलन की स्थिति में थीटा क्या होता है? याद है, मैंने आपको कई बार बताया है। अस्थाई संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर होता है 0 और अस्थाई संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर होता है 180। ये बात जरूर याद रखो। तो यहां से आप लिखेंगे अस्थाई संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री, यानी यहां से U0 बराबर हो जाएगा -PE cos 0 डिग्री। यहां से हो जाएगा U0 बराबर -P की जगह क्या आएगा? P की जगह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 2 × 10⁻⁸। E की जगह आपको दिया गया है 1 × 10⁵ और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो U0 बराबर हो जाएगा -2 × 1 = 2, ये -8, ये +5 यानी -3, 2 × 10⁻³ जूल। दिस इज योर आंसर। नोट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नोट करो सभी लोग, नोट करें सब। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिया है कि दिए गए चित्र में XY क्या है? एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। ये XY क्या है? अनंत रेखीय आवेश वितरण। याद है? याद है आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता था रेखीय आवेश घनत्व, एक होता था पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता था आयतन आवेश घनत्व। याद आया? लैम्डा, रो और बोलो सिग्मा। लैम्डा, सिग्मा, रो। तो यहां हम बात कर रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा की कहानी है, और आपके पास इस रेखीय आवेश घनत्व से 2 बिंदु लिया गया है P और Q। इन दोनों पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई रेखीय आवेश घनत्व होता था तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था? याद है? बोलो। चलो यहां मैं बता रहा हूं। रेखीय आवेश घनत्व के निकट स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4πε0 2 λ/r। और ध्यान से समझना, यहां जो R है ना, R क्या होता था? R होता था लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। किससे? उस आवेश घनत्व से। अब बात करो P की, तो जैसे ये हमारा एक आवेश घनत्व है, P से इसकी लंबवत दूरी क्या है? बोलो। P से इसकी लंबवत दूरी A है, और Q से भी लंबवत दूरी ध्यान से देखो क्या है? A है। ये मत सोचना कि 2A है, ये A है तो हम ऐसी दूरी देखेंगे ना, दिमाग में ऐसा कुछ मत लाना कि ये A है, ये 2A है तो ऐसी दूरी देखना। नहीं, लंबवत दूरी। P से लंबवत दूरी क्या है? A, और Q से भी लंबवत दूरी क्या है? A। अब बताओ आवेश का वितरण कैसा है? एक समान, यानी पूरे आवेश घनत्व हर जगह एक समान है, और डिस्टेंस भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो रेशियो क्या होगा? सेम आएगा, 1:1। मतलब अगर हम आपसे कहें EP बराबर
तो क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लैम्डा अपॉन आर की जगह, सॉरी 2 लैम्डा अपॉन आर की जगह क्या होगा ए ही होगा। और ऐसे ही ई क्यू बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन लंबवत दूरी क्या है ए ही है। इन दोनों का रेशियो ले लो, ईपी रेशियो ई क्यू, बोलो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1:1। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोलो समझ में आ गई बात, आसान था, नोट करो, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी रेस कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः +V एवं -V वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो ए और बी के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपके पास यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है। ए पर जो आवेश है वो +V है, बी पर सॉरी ए पर जो विभव है वो +V है और बी पर जो विभव है वो -V है। इनके बीच की दूरी क्या है r है। आपसे क्या पूछा, औसत वैद्युत क्षेत्र पूछा। अच्छा आप बताओ, हम जानते हैं ये वाला रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, डेल्टा V बटा डेल्टा R बराबर E, बोलो बोलो, पढ़ा है -E, अगर हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी लें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अच्छा डेल्टा V कैसे निकालते हैं, V2 -V1। अगर डेल्टा V देखो तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे VB -VA। भाई विभवांतर कैसे निकालोगे, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक बट्टे डेल्टा R यानी बीच की दूरी क्या है R, और ये किसके बराबर होगा E के। VB की वैल्यू रखो क्या है माइनस में V, माइनस VA की वैल्यू प्लस में V अपॉन R बराबर, अच्छा यहाँ -E का है ना, यहाँ जो साइन है वो किसका है -E का है। तो यहां से सॉल्व करो, ये -V ये -V अपॉन R इक्वल टू -E, बोलो क्या होगा, बोलो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा यानी हो जाएगा -2V अपॉन R इक्वल टू -E, माइनस से माइनस कैंसिल, औसत वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा 2V अपॉन R। नोट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस पर बेस्ड है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। जल्दी से पॉज करें और नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो आप चुटकियों में कर डालोगे। क्या है क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य। तो मान लो आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, इस तरह से, और शुरुआत में मान लो द्विध्रुव कुछ ऐसे था, शुरुआत में मान लेते हैं द्विध्रुव कुछ ऐसे अलाइन था। इस समय शुरुआत में अगर मैं इस कोण को θ1 बोल दूं तो साफ साफ पता चल रहा है θ1 क्या होगा 0 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस द्विध्रुव को ऐसे ऐसे घुमाया, कितने डिग्री से घुमाया 90 डिग्री, यानी आपका जो θ2 बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। किया गया कार्य पूछ रहा है तो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, वैल्यू पुट कर दो, PE cos θ1 की जगह क्या आएगा 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह 90 डिग्री, यहां से हो जाएगा W इक्वल टू PE cos 0 का मान 1 होता है माइनस cos 90 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई PE में वही आएगा, तो W बराबर PE जूल। ये आपका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABC तथा D में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है।
बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो आओ फिगर बनाते हैं, यहां बनाता हूं मैं। मान लो ये आपके पास एक वर्ग है और ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। सब पर कौन सा आवेश रखा है? स्मॉल क्यू आवेश सब पर ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, और इस डी पर रखे आवेश पर परिणामी बल पूछ रहा है। एक बात बताओ, इस डी पर जो आवेश स्मॉल क्यू है इस आवेश पर और ऐसे कितने आवेश हैं जो बल लगा सकते? तो आंसर इज 3। भाई इसको छोड़कर ये आवेश और ये आवेश इस पर बल लगा सकता है। अब क्या डायरेक्शन होगी आओ देखते हैं। ये सी वाला डी पर बल लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, हमने इसको एफ सी बोल दिया, प्रतिकर्षण करेगा ना। ए वाला डी पर बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण करेगा तो ये अपने से दूर ऐसे ढकेलेगा, इसको हमने एफ ए बोल दिया। बी वाला इस पर ऐसे बल लगाएगा तो और इसकी दिशा क्या होगी? बी से डी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर ऐसे होगी, इसको हमने एफ बी बोल दिया। साफ साफ दिख रहा है कि एफ सी और एफ ए क्या है? परपेंडिकुलर है। इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि आवेश हर जगह सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगा, तो इसका भी परिणामी इधर ही प्राप्त होगा एफ डैश, और बाद में हम एफ डैश और एफ बी को ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। याद हो तो ऐसा क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, खुद से ट्राई करिएगा। हिंट क्या है भैया? जैसे एफ सी निकालना है तो देखो सबकी भुजा क्या है? भुजा ए है, मतलब यहां से ये वाली डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए होगी, ये वाली डिस्टेंस ए होगी, यहां की डिस्टेंस भी ए होगी, और ये जो विकर्ण है ये क्या होगा? a√2 होगा। अब करना क्या है? बहुत ही सिंपल, एफ सी निकाल लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही एफ ए भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, आप यहां एफ ए निकालोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 सेम है, क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी है ए, ए का वर्ग। ऐसे ही एफ सी भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां से एफ बी अगर निकालोगे तो चूंकि एफ बी विकर्ण वाला केस है तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। अब यहां a√2 का जब वर्ग करोगे ना आप, जब a√2 का वर्ग करोगे तो यहां हो जाएगा 2a स्क्वायर। बात समझ में आ गई? स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं हो रही है? बोलो, अगर पढ़ाने की गति आपको ज्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बोलिए। एफ ए इसके बीच का बल, ध्यान से देखो, इसके और इसके। एफ सी यहां से यहां का लिखा, एफ बी यहां से यहां, डिस्टेंस चेंज हो गई, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप ध्यान से देखो तो ये एफ ए और एफ सी आपस में क्या है? बराबर है। तो बिल्कुल जैसे हमने पुराना कॉन्सेप्ट बताया था वैसे ही सॉल्व करना। क्या होगा? एफ डैश बराबर √एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, उसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद एफ डैश और एफ बी की वैल्यू सेम आएगी। कर दे क्या? बोलो, करा दें? चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा। तो आप यहां से बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि एफ ए बराबर है किसके? एफ सी के, और इसको हमने बोल दिया एफ डैश, या F1 बोल दो, पहले F1 बोल दो, ठीक, F1 बोल दिया। फिर इनका परिणामी निकाल लो, तो आप यहां लिखोगे एफ ए व एफ सी का परिणामी। चूंकि ये 90 डिग्री पर है इसलिए इसका परिणामी क्या आएगा? √एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। एफ ए की वैल्यू हमने क्या माना है? एफ डैश माना है, मतलब F1 माना है तो F1 का स्क्वायर, प्लस एफ सी भी हमने F1 माना तो F1 का स्क्वायर। यहां से एफ डैश क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, बाद में F1 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? √2। करना क्या है? एफ डैश इक्वल टू, देखो क्या है? F1 √2, F1 की वैल्यू क्या थी? F1 की वैल्यू चाहे एफ ए वाली रख दो चाहे एफ सी वाली रख दो, तो हम एफ ए वाली रख देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2। अच्छा, फिर ये एफ डैश और ये एफ बी एक ही दिशा में होंगे,
व एफ बी समान दिशा में है। अतः इनका परिणामी क्या होगा बोलो, मान लेते हैं एफ आर। अब अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो इनका परिणामी जोड़ने से आता है, तो ये हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ बी। एफ डैश की वैल्यू क्या आई है, ये देखो एफ डैश की वैल्यू यहां से आई है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस एफ बी की वैल्यू आप इक्वेशन 3 पर गौर करें, यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इसमें जो भी कॉमन हो कॉमन ले लो, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन है, यहां से क्या बचेगा √2 प्लस 1/2। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम वगैरह ले लो, यहां से एफ आर इक्वल टू क्या है, देखो इधर से एलसीएम अगर लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ 2√2 प्लस 1, और चाहो तो ये 2 बाहर लिख लो, चाहो तो 2 ये बाहर लिख लो, यहां मैं लिखता हूं, तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा एफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 2√2 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लें। बोलो समझ में आ गया ना, आसान था, इसके पहले भी हमने इस पर क्वेश्चंस कर लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझिए और कहीं थोड़ी सी भी डाउट रहे तो तुरंत मुझे सूचित करें। जल्दी से नोट करो, पॉज करो और नोट कर लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी, विभव V का दूरी R से संबंध होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन। ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं V प्रोपोर्शनल 1/R, दूसरा ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल R, तीसरा है V प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है V बराबर नियत, अर्थात R पर निर्भर नहीं करता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत सिंपल। क्या दिया है E बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हो, dV बराबर E - E.dr, बोलो जानते हो ना? यहां से dV बराबर E की वैल्यू क्या है बताओ, 0 है। अगर यहां 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा, बोलो है कि नहीं? dV बराबर क्या आ गया 0, और अगर आप इसका समाकलन कर दो तो बोलो, तो dV का समाकलन इधर 0 का समाकलन, ये नियत तो हो जाएगा ना, बोलो बोलो dV बराबर 0 है, तो अगर इसका समाकलन करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा नियत। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो dV क्या है, dV है विभव में परिवर्तन, और विभव में परिवर्तन क्या है 0, तो जब विभव में परिवर्तन 0 है तो इसका मतलब अंतिम विभव बराबर प्रारंभिक विभव, यानी विभव समान है भैया, विभव नियत है। बात समझे? dV बराबर 0 का मतलब क्या आया, विभव में परिवर्तन क्या है 0 है, और विभव में तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा जब विभव क्या हो नियत, तो V बराबर नियत होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही, डी वाला।
नोट करें, आसान क्वेश्चन नोट करें, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो इरेज करो। हाँ, आसान क्वेश्चन था, इरेज करो जल्दी से। ठीक, हमें आज ही चैप्टर 1 के सभी जो संभावित प्रश्न हैं, जो सभी संभावित न्यूमेरिकल हैं, उनको खत्म करना है, क्योंकि ये पहले चैप्टर से चौथा पार्ट है। हमें हर हाल में सभी चैप्टर को रिवाइज अगर करना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पूरा देखें, समझ गए? वीडियो जरूर देखें, और वीडियो देखते समय नोट्स भी बनाएं। एक अलग से नोट्स बना लो जिसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और ये हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको इसमें कराया जाएगा। अगले वीडियो से हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। ठीक, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? आपके पास एक निश्चित आयतन का कोई क्षेत्र है जिसमें 4500 फ्लक्स रेखा प्रवेश कर रही है और 2500 बाहर निकल रही हैं। तो एक बात बताओ, फ्लक्स रेखाएं कब बाहर निकलती हैं, कब अंदर प्रवेश करती हैं? अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई धनात्मक आवेश हो तो वहां से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। धनात्मक आवेश क्या करता है? धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, मीन्स अपने से दूर धकेलता है। अपने से दूर धकेलने का मतलब फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलेंगी। और ऋणात्मक आवेश होगा तो वो परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका मतलब फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी। कुल मिला के यहाँ 4500 फ्लक्स रेखाएं जो जा रही हैं, इसको माइनस में लेना पड़ेगा। ये आपका φ1 है, पहला जो फ्लक्स है φ1 वो 4500 है। कितना? माइनस में 4500। क्यों? क्योंकि ये अंदर प्रवेश कर रही हैं। यहाँ φ2 कितना गिवन है बताओ क्वेश्चन में? 2500। बाहर निकलने को प्लस से दिखाएंगे। तो यहाँ कुल फ्लक्स क्या है बताओ? कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? φ1 प्लस φ2। तो φ1 की वैल्यू -4500 प्लस φ2 की वैल्यू 2500। फाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, कौन सा साइन बढ़ाएगा? माइनस, यानी -2000। अब इस माइनस का मतलब समझ गए ना? माइनस का मतलब यहां कोई ऋणावेश है। अल्टीमेटली कैसा आवेश है? ऋणावेश। तो यहां हम अगर बात करें गॉस की प्रमेय से, क्या है गॉस की प्रमेय? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्यू बराबर क्या होगा? यहां से क्यू बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर हो जाएगा, फाई की जगह आएगा -2000, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस बोलो 12।
अब अगर यहां से देखो तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, -2000 को 2 इंटू 10⁻³ लिख लो, इधर हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 2 का गुणा इसमें करोगे 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, 17.70 गुणे 10 की घात, ये -3, ये +3 -12 यानी -9। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, -1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, यानी इतना आवेश उस क्षेत्र के भीतर स्थित है। और इसकी प्रकृति क्या है, ऋणावेश है, क्योंकि बल रेखा अल्टीमेटली अंदर ही जा रही है। तो एक काम करो, इसको नोट करो, जल्दी से सभी लोग इसको नोट करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वर्ग वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आओ देखते हैं। यहां लिखा है वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा, एक्चुअली वहां परिमाण होना चाहिए, परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू फाइंड करनी हो, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो आओ देखते हैं इस पॉइंट O पर क्या वैद्युत क्षेत्र आएगा और क्या दिशा आएगी। तो एक बात बताओ, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है किसी बिंदु पर, हमें क्या करना चाहिए, हम उस बिंदु पर एक छोटा सा बिंदु आवेश यानी एक छोटा सा बिंदु परीक्षण आवेश रखते हैं। अब उस बिंदु परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा। आओ समझते हैं। मान लो यहां हमने एक परीक्षण आवेश रखा Q0। अब आप बताओ, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस के बीच में आकर्षण लगेगा, यानी ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई EA। ऐसे क्या करेगा, ये क्योंकि ये प्लस है, यहां भी प्लस होगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेगा, ये हो जाएगा EB। ऐसे ही C वाला आकर्षण करेगा, क्योंकि ये माइनस है, यहां हम प्लस रखेंगे, ये हो जाएगा EC, और ये प्लस है, ये भी प्रतिकर्षण करेगा, इसकी दिशा आ जाएगी ED। पहले हम EA, EB, EC, ED सबका मान निकाल लेते हैं। यहां से EA बराबर, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², जहां Q क्या है, आवेश है, R क्या है, आवेश से उस बिंदु की दूरी है। तो आओ देखो, जैसे EA निकालना चाहते हैं तो EA बराबर क्या होगा, 1/4πε0, आवेश A पर क्या रखा है 2, क्योंकि यहां माइनस माइनस का साइन नहीं लिखते, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत बल हो गया, इसमें आवेश का मान हम चिन्ह के साथ नहीं रखते, बल्कि माइनस का साइन डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहां हो जाएगा 2Q अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस OA, OB, OC, OD क्या होगा, तो आओ एक बार समझ लेते हैं। एक बात बताओ, ये A है तो ये भी कितना होगा, A होगा। अगर ये A है, ये A है, तो AC क्या होगा बताओ, AC बराबर होगा √A² प्लस A², यानी कि √2A², यानी कि A√2। ये AC आया, और OA क्या होगा, AC का आधा होगा, यानी OA बराबर क्या होगा, OB, सब बराबर होंगे, OC बराबर OD, और ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 AC के। हमने इसको अगर आगे सॉल्व किया तो हो जाएगा A√2/2। ध्यान से देखो, तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, यहां से आ जाएगा A/√2, यानी सबकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर से सभी शीर्ष की दूरियां क्या है, A/√2। तो यहां अगर हम इसको लिखेंगे तो A/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन, अच्छा ये √2 का ये हो जाएगा A²/2, ये 2 डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये 2 बटे का बटा गोड़े में चला जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4Q/A²। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। इसी तरह से EB निकाल लो, ये हो जाएगा 1/4πε0, B पर क्या है, Q है, अपॉन A²/2,
2। अरे ऐसे लिख लो ना, दूरी का वर्ग यानी कि a/√2 का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 1/4πε0 क्यू, और ये हो जाएगा a² बटा 2, 2 बटे का बटा गोड़े में चला जाएगा, तो EB बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2q बटा a², इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार EC बराबर क्या होगा 1/4πε0, C पर क्या है, C पर Q है ना, माइनस का हमें मतलब नहीं है, अपॉन दूरी का वर्ग, वैसे ही ये भी आ जाएगा। और ED बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0, D पर भी वही है, तो ये हो जाएगा 4q/a², इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा चेक कर लूं कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ सब ठीक है। अब इसके आगे की कहानी यहां सॉल्व होगी। क्या है, चित्र में देखो, EA और EC अपोजिट वेक्टर है। देखो EA और EC एक दूसरे के विपरीत है, इनका परिणामी क्या होगा, या तो EA माइनस EC होगा या तो EC माइनस EA होगा। बताओ किसमें से किसको माइनस करें। तो हमने अगर यहां देखा तो EC छोटा है, EA बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, यानी EA माइनस EC होगा, यानी EA माइनस EC का परिणामी किधर होगा, EA की तरफ। तो अब यहां लिखते हैं EA तथा EC का परिणामी, और इसको हमने E1 बोल दिया। क्या होगा, ये होगा EA माइनस EC। EA की वैल्यू ध्यान से देखो, ये रहा 4q, 1/4πε0 4q, मतलब सब कुछ कॉमन है, केवल 4 यहां अलग है, और C में क्या है 2 है, 4 माइनस 2 लिख के अच्छा सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 1/4πε0 EA माइनस EC, यानी कि 4q/a² माइनस 1/4πε0 2q/a²। सब इसको सॉल्व करेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो सब कुछ सेम है, बस 4 और 2 यहाँ अलग है, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, तो यानी इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/4πε0 2q/a²। ये E1 आया। दिशा कहाँ होगी, A की ओर होगी, OA की ओर, ऐसे लिख लो, उसे A की ओर, ये रही दिशा। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें EB और ED, EB और ED में कौन बड़ा है, ED बड़ा है, तो EB और ED का परिणामी निकाल लो। EB तथा ED का परिणामी क्या आएगा, ये E2 मान लो, और यहां ED बड़ा है, तो हो जाएगा ED माइनस EB, यानी ऐसे आएगा OD की ओर दिशा। वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर क्या आएगा, देखो अभी ऊपर जैसे सॉल्व हुआ ऐसे ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q/a², दिशा आ जाएगा OD की ओर। ध्यान से समझना मेरी बात, ये ऐसे आ रहा है एक, ये कैसे आ रहा है, इनके बीच एंगल 90 होगा। भाई विकर्णों का वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इनके बीच का एंगल 90 है। और अगर आप ध्यान से देखो, आप ऊपर से देख के बोल सकते हो कि E1 बराबर है E2 के, इसको हम किसके मान लें, E के, तो इनका परिणामी क्या होगा ER क्या होगा, √E1² प्लस E2², क्योंकि 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा E² प्लस E²। देखो E1 की जगह भी E है, E2 की जगह भी E है, तो इनका स्क्वायर करके जब सॉल्व करोगे तो ER बराबर क्या हो जाएगा, 2E² √ में, यानी हो जाएगा E√2। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू चाहे E1 चाहे E2, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा, आ जाएगा 1/4πε0 2q, और साथ में √2 है, तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2q/a²। यही आंसर है। दिशा कहां होगा, तो दिशा इन दोनों के ठीक बीच में ऐसे होगा, इन दोनों के ठीक बीच में होगा, ठीक, दिशा ऐसे होगा। तो आप बोल सकते हो DC के पैरेलल है, देखो CD की ओर, आप बोल सकते हो CD की ओर। दिशा कहां से आ रही है, CD की ओर।
पैरेलल है तो उसी की डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। यही आंसर है, नोट कर लो। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट उतना कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से समझ लो। ठीक, वापस से देखो मैं बता रहा हूं। ए से हमने देखा तो ये इसकी ओर आ रहा है क्योंकि माइनस था। बी से देखा प्लस था तो इससे दूर जा रहा है। सी माइनस था तो इसकी ओर आ रहा है। डी प्लस है तो उससे दूर जा रहा है। ईए और ईसी में हमने देखा ईए बड़ा था तो इसका परिणाम है ईए माइनस ईसी ऊपर की तरफ हो जाएगा। ईबी और ईडी में ईडी बड़ा था, एक मिनट कौन बड़ा था? ईडी बड़ा था। ओ हो ईडी बड़ा था, इसका मतलब ये ऐसे होगा। यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, ये ऐसे है तो 90, आंसर यही आएगा बट डायरेक्शन चेंज। ईडी ऐसे है ना, इधर होगा और इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो कहां आएगा? ये यहां आएगा। मतलब सी से बी या डी से ए बोल सकते हो। सी से बी की ओर, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर है, देखो ऊपर की ओर। तो यही है, नोट करें, पॉज कर लो, नोट कर लो। हो गया? तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए जो है हम इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो कल आपको मैं पार्ट 5 में आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के उसको भी सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद अगले वीडियो से हम चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग परीक्षा की तैयारी करते रहें, ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहें, और हाँ, चैप्टर 2 के सभी फॉर्मूलों को याद भी कर डालें, चैप्टर 2 की थ्योरी को तैयार कर लें, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।